बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के इनकार के बाद भारतीय मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और अब वो इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये बेवकूफी कैसे कर सकता है कि वो इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर दे। इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, आईसीसी इवेंट्स को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग सकती हैं, पाबंदियां लग सकती हैं और पाकिस्तान के इस फैसले को इंडियन मीडिया के ऊपर बेवकूफाना फैसला करार दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त भरपूर कुव्वत और ताकत में दिखाई दे रहा है और अपने मौकफ पे डटा हुआ है। अगले 3 से 4 दिन में दावा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से, या यूं मैं कहूं कि विक्रांत गुप्ता साहब की जानिब से, कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और इसका जो है वो बिल्कुल वैसे होगा जैसे भारत चाहेगा। शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा और हाइब्रिड मॉडल भी होगा और फाइनल भी जो है वो दुबई के अंदर होगा। एक सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई के अंदर होगा, भारत के मैचेस भी दुबई के अंदर होंगे और पाकिस्तान मान जाएगा। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग अगले कुछ दिन हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली सामने आ जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया इस वक्त परेशान इस वजह से है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है इंडिया के साथ खेलने से तो 2031 तक 4 बड़े इवेंट इंडिया ने होस्ट करने हैं, जिसके ऊपर इंडिया को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता और पाकिस्तान इवेंट्स का बाइकआउट कर देता है, इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर देता है और सिंपली अगर उस पूल में जाने से इनकार कर देता है कि हम पूल में नहीं जाएंगे, तो तब भी मसला बन सकता है। बड़े बहुत सारे मसाइल हैं और उनको लेकर के इस वक्त इंडियन मीडिया परेशान हुआ है। लेकिन अब अगले चंद दिनों में कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हाइप भी क्रिएट की जा रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ जो है वो आपको पता थोड़ी तलखियां भी बढ़ाई जा रही हैं ताकि ज्यादा लोग जो हैं वो इस राइवलरी को देखें और ज्यादा आपको पता रेवेन्यू जनरेट हो, पैसा बने और उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों मुल्क जो हैं वो मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी मुकाम के ऊपर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें दोनों को कोई ना कोई फेस सेविंग मिल जाएगी, क्योंकि आईसीसी के लिए यह बहुत बड़ा मसला होगा अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा। और अगर इंडिया इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है, मुकम्मल इनकार कर देता है, तो यह भी आईसीसी के लिए मसला बनेगा, क्योंकि अगले इवेंट्स में फिर पाकिस्तान यही कर सकता है। अब इस सारी सूरत हाल को अगले चंद दिनों में हम मॉनिटर तो करेंगे, लेकिन उसके साथ ही स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज जुमेरात 14 नवंबर को होने जा रहा है और यह मैच पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 1 बजे सपहर होगा, यानी 1 बजे दोपहर को कह लीजिए, सपहर वैसे तो उसको आफ्टरनून कहते हैं, पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 1 बजे ये मैच खेला जाएगा और ये वहां पे काफी लेट मैच होगा, यानी 5 घंटे का फर्क लगा लीजिए आप। ब्रिस्बेन में ये मैच होना है, गाबा, जिसमें आपको पता है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो फेमस टेस्ट गाबा की विक्ट्री याद होगी पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट फैंस को, जिसको फोर्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कहा जाता था। उसी गाबा में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच होना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी नई टीम है, लेकिन उसमें कुछ तजुर्बाकार नाम भी हैं, जिनमें ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल हैं, जॉस इंग्लिश तो उनके खैर कप्तान है, ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, इसके अलावा उनकी इस टीम में एडम जैम्पा भी हैं, वो भी बड़ा नाम है ऑब्वियसली, और साथ में मार्कस स्टोइनिस भी खेल रहे हैं, ये भी एक बड़ा नाम है उनकी क्रिकेट का। तो ये जॉश फिलिप को शामिल कर लिया गया है कनौली की जगह, क्योंकि वो कॉनली कहें, कनौली तो नहीं कहेंगे, कॉनली कहेंगे उनकी जगह, क्योंकि वो अनफिट हो गए हैं, उनको जो बॉल लगी थी मोहम्मद हसनैन की, उसकी वजह से अब वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में भी नए प्लेयर्स आए हैं जी, पाकिस्तान में अच्छे खासे नए प्लेयर्स आए हैं
और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें सुफियान मुकीम है, उसमें उमैर बिन यूसुफ है, उसमें हसीबुल्लाह है, उसमें जो है वो आपके साहबजादा फरहान है, और उसमें लाहौर कलंदर के जहादाद खान है। बाकी उसमें उस्मान खान भी हैं। आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो उस्मान खान के अलावा भी आपके अब्बास आफरीदी भी हैं। ये तो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके हैं, लेकिन ये वो प्लेयर हैं जो जिनमें से साहबजादा फरहान डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स डेब्यू भी नहीं किया उन्होंने। तो अब पाकिस्तान इस मैदान में किस हिसाब से उतरने जा रहा है? क्या पाकिस्तान ओपनिंग जोड़ी बदल रहा है, नई ओपनिंग जोड़ी यहां पर इंट्रोड्यूस होने जा रही है, या फिर बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी वापस आ रही है? इसके ऊपर सवाल तो उठ रहा है, लेकिन उससे पहले सवाल उठ रहा है ब्रिस्बेन के वेदर का। जी हां, बुध वाले दिन ब्रिस्बेन में, यानी कल बुध वाले दिन 90% चांसेस ऑफ रेन बताए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान का जुमेरात को मैच होना है तो 77% चांसेस ऑफ रेन बताए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो चांसेस ऑफ रेन है ये हो भी आफ्टरनून में रहे हैं, यानी दिन मॉर्निंग में नहीं है, ये आफ्टरनून में है। लेकिन यहां पर ये मैच जो है वो बेसिकली आफ्टरनून में नहीं, इवनिंग में स्टार्ट होगा, और ये बेसिकली आपको पता है नाइट मैच है, तो ये इवनिंग में स्टार्ट होगा। तो ये चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो बीच में मौका मिल जाए मैच करवाने के लिए। लेकिन राइट नाउ, आज तकरीबन 48 घंटे पहले वेदर फोरकास्ट कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि इस मैच में बारिश रंग में ढंग डाल सकती है। अब आ जाए पाकिस्तान की इस मैच में प्लानिंग के हवाले से, तो सर सुनने में यह भी आ रहा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को अपनी ओपनिंग जोड़ी के तौर पर लेकर के आएगा, जबकि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने जा रहा। मेरी जो राय के अलावा मेरी जो न्यूज भी है वो ये है कि पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान के साथ किसी यंगस्टर को अप्लाई करेगा बतौर ओपनर के, और बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे। पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शंस हैं जो कि ओपनर के तौर पे खेलते रहे हैं। उन 3 ऑप्शंस में पाकिस्तान के पास एक तो साहबजादा फरहान की ऑप्शन है, जो कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा तजुर्बाकार इस वक्त डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। डोमेस्टिक का बड़ा जबरदस्त उनका पीछे रिकॉर्ड शामिल है, तो उनको एक तो सामने रखा जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आती है वो आती है हसीबुल्लाह की, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, विकेट कीपर, ओपनर के तौर पे खेलते हैं। ये 5वें 6ठे नंबर पे भी आ जाते हैं। आगे चल के हम इनकी एक और पॉसिबिलिटी की भी बात करेंगे जब हम पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे है उमैर बिन यूसुफ। उमैर बिन यूसुफ ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एमर्जिंग एशिया कप में, और उसके इवन पाकिस्तान का जो फाइनल था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा, सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब देखना यह है कि उमैर बिन यूसुफ को मौका मिलता है, साहबजादा फरहान को मौका मिलता है, या फिर इसमें मौका मिलता है हसीबुल्लाह को। जो मेरी खबर के मुताबिक साहबजादा फरहान के ज्यादा चांसेस हैं कि वो मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करेंगे। अगर आप आइडियल की बात करें तो देखिए, अगर तो आपने बाबर के साथ जाना है तो जाइए, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको जरा आगे बढ़ने की जरूरत है, और T20 क्रिकेट में थोड़ा सा आपको उस हिसाब से खेलना है जिस हिसाब से आपने फ्यूचर में जाना है। तो मेरे ख्याल में तो बाबर को तीसरे नंबर पे ही आना चाहिए। रिजवान के साथ आप यंगस्टर को ट्राई करें, किसी नए को ट्राई करें, और उसमें आप मौका दीजिए एक बार खुलकर। साहबजादा फरहान को अभी तक प्रॉपर मौका नहीं मिला, उनको जब मौका मिलता है तो चौथे 5वें नंबर पे उनको खिलाया जाता है। वो प्रॉपरली एक ओपनर के तौर पे खेलते हैं, और डोमेस्टिक में भी ओपनिंग ही करते हैं। वो हर फॉर्मेट में ओपनर के तौर पे खेलते हैं, तो उनको भरपूर मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ओपनर तो इस वक्त वो बन रहे हैं। तीसरे नंबर पे ऑब्वियसली बाबर आजम है। चौथे नंबर के ऊपर अगर आप बात करें तो उस्मान खान आ रहे हैं। जी, उस्मान खान ऑब्वियसली पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये फखर जमान के ना होने की वजह से
चौथे नंबर पे आपको नजर आएंगे। पांचवें नंबर पे आपके वाइस कैप्टन आ सकते हैं सलमान अली आगा, पक्के टीम का हिस्सा होंगे। वो चौथे पे खेलते हैं या पांचवें पे खेलते हैं, मेरे ख्याल में तो पांचवें पे खेलेंगे क्योंकि उनको पांचवा सूट करता है, वो अक्रॉस द फॉर्मेट इसी पे खेलते हैं। चौथे पे आपको उस्मान खान ही नजर आएंगे, पांचवें पे आपको ये नजर आएंगे सलमान अली आगा। छठा नंबर किसका होगा? देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप बैटिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हसीबुल्लाह को छठे नंबर पे ला सकते हैं। हसीबुल्लाह टी20 में छठे नंबर पे भी खेल चुके हैं, तो आप उनको छठे नंबर पे ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप उनको नहीं लाना चाहते तो फिर और ऑप्शन आपके पास आती है कि आप फिर ऑलराउंडर्स को लाइए और एक स्पिन बॉलर को ऐड कर लीजिए। अगर आप सिर्फ सलमान अली आगा के साथ स्पिन बॉलर के तौर पे जाना चाहते हैं तो फिर सलमान अली आगा जो हैं वो पांचवें नंबर पे होंगे और छठे नंबर के ऊपर आप खिला सकते हैं हसीबुल्लाह को और सातवें नंबर पे इरफान खान न्याजी को। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक स्पिनर को खिलाना चाह रहे हैं और उस सूरत में फिर क्या होगा कि उस सूरत में फिर आप पांचवें नंबर पे सलमान अली आगा, छठे नंबर पे इरफान खान न्याजी, सातवें नंबर पे अरफात मिनहास को ले आएंगे। आप वो एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे, ही कैन बैट एज वेल, और साथ में आपको 4 स्पिन के ओवर दे सकते हैं वो। और उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके ऑलराउंडर्स, और ऑलराउंडर में आपके पास जहांदाद खान और अब्बास आफरीदी की ऑप्शन मौजूद है। और मुझे लगता है कि जहांदाद खान को मौका मिलेगा, उनका डेब्यू करवाया जाएगा। 8वें नंबर के ऊपर आपको जहांदाद खान नजर आएंगे। 9वें नंबर के ऊपर शाहीन शाह आफरीदी, 10वें नंबर के ऊपर हारिस रऊफ और 10वें नंबर के ऊपर नसीम शाह और 11वें नंबर के ऊपर हारिस रऊफ। तो ये आपकी टीम बनती है जी, और मेरे ख्याल में तो ये काफी बैलेंस टीम है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अरफात मिनहास के साथ जाना चाहिए। उससे एक तो ये है कि आपके उनके ज्यादातर बल्लेबाज राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तो आपको बहुत मौका मिलेगा, आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो काम कर सकता है, प्लस उसकी जो बैटिंग एज है वो आपको देता है। सुफियान मुकीम को आप खिला सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है कि फिर आप क्या करेंगे? आप सुफियान मुकीम को 11वें नंबर पे ले आएंगे तो आपके पास एक फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन कम हो जाएगी और आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर होंगे, और फिर आपको सलमान अली आगा से जो है वो बॉलिंग करवानी पड़ेगी। तो एक जो मेजर ऑप्शन है वो यही है कि आप प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएं, और अगर आप स्पिनर के साथ नहीं जाते तो फिर 4 फास्ट बॉलर्स आपके पास जहांदाद खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और साथ में हारिस रऊफ, ये 4 आपके पास फास्ट बॉलर होंगे। 5वां आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन है आपके पास सलमान अली आगा। यहां पे आपके पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, और इसीलिए जब आप ओडीआई में प्लेइंग 11 बना रहे थे ना, उसमें आपके पास ऑप्शन ज्यादा थी। आपके पास कामरान गुलाम लेफ्ट आर्म स्पिनर था, फिर आपके पास साइम अयूब बड़ी अच्छी ऑप्शन थी जिसको आप वापस भेज चुके हैं। वैसे मेरे ख्याल में उसको कैरी करना चाहिए था, और मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब के साथ ओपनिंग पाकिस्तान को रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली ये करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मौका दिया जा रहा है यंगस्टर्स को, तो व्हाई नॉट ट्राई ए यंगस्टर। जो उमैर बिन यूसुफ है वो भी बहुत शानदार है, ऊपर नंबर पे उसको मौका मिला है तो उसने परफॉर्म किया है ओपनिंग के हवाले से, उसको भी मौका दिया जा सकता है। और लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ आप जो है वो जा सकते हैं हसीबुल्लाह के साथ भी। सो बहुत सारी ऑप्शंस है, लेकिन क्या ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की होगी? यहां पे देखना है कि मोहम्मद रिजवान की आपस की दोस्ती काम आती है, वो हाथ ऐसे फैला के एक दूसरे से जादू की जप्फी काम आती है, या फिर टीम के लिए लंबे और लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है। देखते हैं क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।